Okay, good evening to everyone. Good evening, sir. So, hope you all are doing well. है ना, आपका टेस्ट के मेरे ख्याल से कब है टेस्ट आपका? आपका TWT कब है? तो TWT भी तो प्लान है ना? Sunday. इस कमिंग संडे क्या रहा उसमें? करंट Electricity. TWT आप देना, तब तक आपके जो मेजर टेस्ट हुआ है उसका भी रिजल्ट आ ही जाएगा, क्या आ गया होगा है ना? मेजर टेस्ट का रिजल्ट आ गया है ना? मैंने देखा नहीं अभी। चलो कोई नहीं, कीप ऑन डूइंग। आ गया, अच्छा मैंने देखा नहीं, आज देखता हूँ नोट से। कीप ऑन डूइंग, है ना? तो इसके बाद आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, वी आर स्टडीइंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना? कि नया चैप्टर है, टुडे इज द फर्स्ट क्लास। वी आर स्टार्टिंग विद द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट। और जानना कि व्हेन वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर, तो उस चैप्टर में नॉर्मली मैंने चार्ज के जब डिफाइन किया था, तो चार्ज को जब मैंने डिफाइन किया तो जस्ट एक चीज बताई थी कि चार्ज किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिससे कि वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना? ये बताया था मैंने। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तो आपने पढ़ लिया। कोई भी अगर चार्ज है तो अपने सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वही उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। पहली बार जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या चार्ज। जानना कि कोई भी चार्ज अगर स्टेशनरी है तो अपने सराउंडिंग में वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। भाई कोई भी चार्ज अगर स्टेशनरी है तो अपने सराउंडिंग में वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्टेशनरी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस नहीं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए चार्ज का मूविंग होना जरूरी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, कि कहीं पे भी अगर कोई मूविंग चार्ज है, व्हेनेवर देयर इज ए मूविंग चार्ज, कि कहीं पे भी अगर आपका कोई मूविंग चार्ज है तो ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, है ना? कि मूविंग चार्ज ही अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर दूसरा मूविंग चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट, सिंपल सा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स एक्सर्ट ऑन अनदर मूविंग चार्ज, ऑन अनदर मूविंग चार्ज। ये आपका कंसेप्ट होता है कि कोई भी अगर मूविंग चार्ज है तो अपने सराउंडिंग में वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर दूसरा मूविंग चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या एक्सर्ट होगा? वैसे आपका फोर्स। मतलब इस पूरे चैप्टर के लिए चार्ज का मूव करना जरूरी है। स्टेशनरी चार्ज ना तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ना ही स्टेशनरी चार्ज के ऊपर क्या एक्सर्ट होता है? वैसे आपका मैग्नेटिक फोर्स। दोनों के लिए चार्ज का मूवमेंट क्या है? आपका जरूरी है। और हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी जो ऐसा यूनिट, अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, या इसी को हम बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना? किसकी ऐसा यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम? सिंपली आपका टेस्ला, राइट? कोई चीज है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर मूविंग चार्ज। ऑब्वियस बात है, मूविंग चार्ज का एक और एग्जांपल है करंट फ्लो, कि कोई भी अगर कोई कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो हो रही है ना? कि कोई भी आपका यहाँ पे अगर करंट वायर है ना, तो करंट वायर में चार्ज मूव तो करते हैं स्पीड से। तो अगर कोई करंट वायर है तो इसकी वजह से भी सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड, है ना? इसकी वजह से क्या सराउंडिंग में प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड, है ना? और इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा करंट वायर आएगा तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट, है ना? एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर करंट वायर। सिंपल से यहाँ पे आ जाएगा एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर करंट वायर, है ना? करंट वायर, है ना? तो ये आपका गया कि सिंपल से कोई करंट वायर है, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में करेगा और दूसरे करंट वायर के ऊपर क्या एक्सर्ट करेगा? आपको। तो पूरे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको ये पढ़ना है कि भाई किसी भी मूविंग चार्ज या करंट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा मूविंग चार्ज आता है या करंट वायर आता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होता है। जैसे कि आपने ये पढ़ा था
कि मेन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ था दैट वाज द कूलम्स लॉ। वैसे यहाँ पे जो लॉ होता है उसको हम बोलते हैं बायोसेवर्ट, है ना। तो उसका इक्विवेलेंट जो यहाँ पे लॉ होगा, दिस इज नोन एज ए बायोसेवर्ट, है ना। तो उसका इक्विवेलेंट जो यहाँ पे होता है लॉ, वी कॉल इट एज अ बायोसेवर्ट, है ना। वही बात है, जैसे कूलम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल लॉ था, वैसे बायोसेवर्ट लॉ भी एक्सपेरिमेंटल लॉ। बायोसेवर्ट लॉ से किसी भी मूविंग चार्ज या करंट वायर क्या निकाल सकते हैं, आपका मैग्नेटिक, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा आप ऐसे समझना कि सपोज आप करो यहाँ पे ना कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन आई को डीएल के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वांटिटी वेक्टर हो जाएगी, है ना। डीएल जो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जस्ट हम ये बोलते हैं कि कंबाइंड जो टर्म होता है ये विड्थ इसके डीएल वेक्टर, तो इसको हम बोलते हैं आई डीएल वेक्टर, है ना। भाई करंट स्केलर है, लेकिन आई को जब डीएल से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी क्वांटिटी कैसे हो जाएगी, जैसे कि आपकी वेक्टर होगी, और इस आइडियल वेक्टर की वही डायरेक्शन होगी जो करंट की होगी। तो आपका पर्पस ये है कि इसकी वजह से आप इस पॉइंट पे, इसको आपने ओरिजिन ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, और इसके रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो सपोज आर, है ना, कि आर कैप पोजीशन वेक्टर है, और यहाँ पे हमें आर कैप डिफाइन करें, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में आर कैप क्या है आपका यूनिट वेक्टर। तो यहीं पे बायोसेवर्ट लॉ होता है कि बायोसेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी, है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सिंपल आपकी हो जाएगी म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर कैप डिवाइड बाय 4 पाई, है ना। भाई आर इस एलिमेंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट, तो म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस ऑफ आर यूनिट वेक्टर हो गया डिवाइड बाय क्या हो गया, जैसे आपका 4 पाई आर। तो इसमें एक मिनट आ गया है, दिस इज सिंपली नोन एज ए मिनट की वैल्यू आपकी होती है 4 पाई इनटू 10 टू द पावर माइनस 7, एंड दिस इज सिंपली नोन एज ए परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी होती है, फ्री स्पेस और वैक्यूम, ये जो टर्म होगा दिस इज सिंपली नोन एज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया कि इस एलिमेंट की वजह से इस फ्री पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जितनी आपकी है। इसी को जब आप एक्सपैंड करोगे, है ना, वापस से बात है कि इस आइडियल की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आइडियल, और ये एंगल कोई थीटा होगा आइडियल और यूनिट पोजीशन वेक्टर के बीच में। तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ से एक साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ से जो डीबी की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी म्यू नॉट आइडियल इनटू साइन थीटा बाय 4 पाई आर। क्रॉस प्रोडक्ट आपने हटा दिया क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आएंगे तो इसका तो मैग्नीट्यूड आ गया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल क्या आ गया, साइन थीटा। तो ये तो मैंने इस एलिमेंट की वजह से निकाला, ऐसे ऐसे बहुत से एलिमेंट होंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। पूरा मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो आपको हो जाएगा म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय 4 पाई, है ना। तो बायोसेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग उस पूरे वायर की वजह से उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी सकते आपकी है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कितना होगा, आर के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर डिपेंड करेगा एंगल कितना है, करंट कितनी है, तो उस फैक्टर्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करती है सकते आपकी डिपेंड करती है ना। तो ये जस्ट हमने निकाला है कि मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे इतना क्या होगा सकते आपको मैग्नेट्यूड, भाई मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की, जस्ट मैंने निकाला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा सकते आपकी है, राइट। अब हम डायरेक्शन पे आते हैं क्योंकि मेन कंसेप्ट जो पूरे मैग्नेटिज्म में है ना वो डायरेक्शन का ही होता है कि भाई उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर अपना डायरेक्शन जो होगा वो आइडियल एंड आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि भाई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर के प्लेन की क्या होता है जैसे आपका परपेंडिकुलर होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल सा हम बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड is along ideal cross B,
आइडियल क्रॉस आर, ये जो आइडियल आर यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके अलोंग डायरेक्शन मींस राइट परपेंडिकुलर टू प्लेन containing right ideal and r vector, ideal and r vector, है ना कि भाई दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो आइडियल क्रॉस आर के अलोंग होगी और उस प्लेन के पर्टिकुलर जिसमें दोनों वेक्टर हैं। आपको सिंपल सा पता है कि आइडियल भी इस बोर्ड के प्लेन पे है और आर भी इस बोर्ड के प्लेन पे है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, कि प्लेन की इस तरह से क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। अब प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है, लेकिन आपको पता है आइडियल क्रॉस आर, तो डायरेक्शन के लिए जस्ट हम ऐसा करेंगे कि राइट हैंड लेंगे, आइडियल के अलोंग स्ट्रेच किया आर की तरफ कर, तो थंब के अलोंग इसकी मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्रॉस हो जाएगी, है तो ध्यान रखना कि यहाँ पे डायरेक्शन दो तरह से डिनोट करेंगे। एक तो कई बार हम डॉट से शो करते हैं, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड टू प्लेन, आउटवर्ड टू प्लेन, प्लेन से बाहर, क्योंकि आइडियल और आर अगर प्लेन में है तो जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा इन दोनों की क्या होगी सकती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और जो क्रॉस होता है ये आपका हो जाएगा इनटू द प्लेन, तो दोनों के परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकती थी अंदर भी हो सकती थी, लेकिन आपको पता है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ना, राइट हैंड हो गया आइडियल क्रॉस आर, कि आइडियल से आर की तरफ कर्ल करेंगे थंब आपका इनटू द प्लेन है, तो इनटू द प्लेन आएगा मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी सकती है आपकी इनटू द प्लेन। एक्चुअली में देखा जाए तो ये तो जस्ट इस पॉइंट पे डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली में देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कंसेंट्रिक सर्किल होती है ना, हमेशा क्लोज लूप बनाती है और कंसेंट्रिक सर्किल होती है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो जस्ट फील्ड लाइंस के टेंजेंशियल होता है। अगर सिंपल सा देखा जाए कि इस केस में एक्चुअली जस्ट हम ऐसा बोलेंगे कि ये अगर कोई वायर है, सिंपल सा हमने कोई लॉन्ग वायर ले लिया और इसमें अगर आई करंट फ्लो हो रही है ना, कोई लॉन्ग वायर है तो इसकी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी इस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल, है ना, किस तरह से क्या होंगे इसलिए आपकी कंसेंट्रिक सर्किल, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना भाई, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी इस तरह से कंसेंट्रिक आपकी सर्किल होंगी। और इनटू द प्लेन का मतलब है कि प्लेन की इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, अगर मैं यही पॉइंट यहाँ पे लेता तो यहाँ पे आउटवर्ड टू द प्लेन है कि अगर एक तरफ से फील्ड लाइंस अंदर जा रही है इस पॉइंट पे तो उस तरफ टर्न होकर फिर बाहर भी, तो एक्चुअली में कंसेंट्रिक सर्किल्स होती हैं प्लेन के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनटू द प्लेन, ये क्या होता है कि आपके आउटवर्ड टू द प्लेन, तो इस तरह से अपना कि जस्ट मैंने इनटू द प्लेन इसलिए बोला मैं इनटू द प्लेन या कैसे होंगे इसके आपके आउटवर्ड टू द प्लेन, क्या होगा अगर मैं आइडियल क्रॉस यहाँ लूंगा इनटू द प्लेन आएगा, अगर मैं यही पॉइंट यहाँ पे ले लूं तो आइडियल क्रॉस आर से ही बाहर निकलूंगा, यहाँ पे डॉटेड होगा, तो एक्चुअली में क्या होता है इस तरह से सर्किल होगा, है ना, एक पॉइंट पे अगर प्लेन के अंदर जा रही है दूसरे पॉइंट पे प्लेन से क्या होगी बाहर, तो कभी भी फील्ड का मैग्नीट्यूड हम इससे निकाल लेंगे। और डायरेक्शन के लिए वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट सही है ना, लेकिन मैं एक दूसरा रूल बताऊंगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है ना, इसी का थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है, राइट। ये मेन जो फोकस करना है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे ही है, मैग्नीट्यूड तो हम बहुत इजीली इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है ये बहुत इजी हम क्या कर सकते हैं इसके आपका कैलकुलेट, जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, देखो डायरेक्शन के लिए जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की आप बात करोगे तो ध्यान रखना डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट भी राइट हैंड थंब रूल यूज होता है, लेकिन सिंपल सा हम ये यहाँ पे जस्ट यूज करेंगे राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब रूल, है ना। राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द थंब, है ना, सिंपल सा हम ऐसा बोलते हैं कि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इफ डायरेक्शन ऑफ थंब right is along, thumb is along the current,
है ना. Then curved finger represent direction of fill. Represent direction of fill. है ना. Ice and vice versa. है ना. ये सही है आपका. If direction of thumb is along the current, then curved finger represent the direction of the fill and vice versa. सिंपल सा ऐसा है कि अगर इस तरह से कोई करंट जा रही है किसी वायर में, तो अगर थंब के लॉन्ग करंट हम थंब के लॉन्ग ले लें, तो जो कर्व फिंगर होगी इस तरह से आप लगा लो, राइट हैंड ले लो, कि अगर ये थंब करंट के लॉन्ग है तो जो कर्व फिंगर होगी वो डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगी, जैसे कि आपके फील्ड है ना. कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि अगर ये फ्लैट हम इस तरह से कर लें, कर्व फिंगर के लॉन्ग फील्ड हो जाएगी. एंड उल्टा भी कर सकते हो आप कि अगर आप थंब को करंट ले रहे हो तो कर्व फिंगर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी. अगर आप कर्व फिंगर को करंट लेते हैं तो थंब क्या हो जाता है, जैसे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड. दोनों को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं. तो इसी को हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट का ही थोड़ा सा डिफरेंट स्टेटमेंट. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. क्रॉस प्रोडक्ट का जो राइट हैंड थंब रूल था वही ये चीज. जस्ट थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट लिया तो कर्व फिंगर के अकॉर्डिंग क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड. वही चीज मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये इस तरह से कर्व फिंगर के लॉन्ग है ना. ऑब्वियस बात है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनटू द प्लेन. अगर कर्व फिंगर के लॉन्ग ले रहे हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि आपके प्लेन के इस पॉइंट पे आउटपुट. तो कई बार हम इनटू द प्लेन आउटपुट इनटू प्लेन बोलते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट को, अदरवाइज वो कंसेंट्रिक लूप. अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो कर्व फिंगर के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्या होगा, जैसे कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो किसके लॉन्ग होगी, जैसे कि आपकी कर्व फिंगर के. तो इस तरह से हमने इसमें क्या किया, जैसे कि आपका डिनोट किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के क्या निकालेंगे, डायरेक्शन. ज्यादा अच्छा ये होता है इसको आप इस तरह समझो. एक बहुत अच्छा चीज है ये. इसको अगर आप यूज करोगे तो कभी डायरेक्शन में मिस्टेक नहीं ना. सेम चीज इसी का स्टेटमेंट. हम करंट है, ये पोजीशन वेक्टर है, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना भाई. जैसे थंब अगर करंट है, अगर ये उस पोजीशन वेक्टर की तरफ डिपेंड कर रहा है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जो ओपन पाम है इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. करंट पोजीशन वेक्टर इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या होगी, बाहर की तरफ. तो इसको आप यूज करना ज्यादातर कि भाई हमेशा करंट के लॉन्ग थंब को ले लो, ये पोजीशन वो पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जो आपको ओपन पाम होगा इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, जैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो इसको अगर हम यूज करेंगे ना, कभी भी डायरेक्शन में मिस्टेक नहीं है ना. हमेशा ऐसा होगा. सिंपल से मैंने आपसे ऐसा बोला कि अगर यहाँ पे इस तरह से कोई करंट ऐसे जा रही है तो बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा. कुछ नहीं करना है आपको. ये करंट है, ये पोजीशन वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बाहर की तरफ. करंट पोजीशन वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगी. अगर मुझे यहाँ पे निकालना है, यहाँ भी ऐसे ही है. करंट उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी. यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो ये सबसे अच्छा रूल होता है. ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा स्टूडेंट को क्या होगा, कंफ्यूजन. कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कुछ नहीं ऐसा है कि अगर ये थंब करंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जो आपको ओपन पाम है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक करंट पोजीशन वेक्टर है ना. तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, जैसे कि आपके फ्रंट. और इस तरह से हम फील्ड की डायरेक्शन क्या करेंगे, कैलकुलेट. तो मैग्नीट्यूड सिंपल बायो-सेवर्ट लॉ से, और डायरेक्शन हम किसी यूज करने के, जैसे कि आपके राइट हैंड थंब. तो स्टार्टिंग में आपको ये निकालना है कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. Then we go for the calculation of magnetic. और मैं सोच रहा हूँ आपके 11th की रिवीजन क्लास संडे को रख लें. व्हाट डू यू थिंक, संडे को रख सकते हैं क्या? Yes, sir. हाँ, क्योंकि वीकडेज में तो आपका बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, नहीं वो फिर टाइम ही नहीं मिलता कभी. मॉर्निंग में स्कूल्स वगैरह का रहेगा और जो इवनिंग है उसमें कोई ना कोई क्लास लगी होती है, कभी केमिस्ट्री की, कभी बायो की, कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी होती है, डाउट्स भी होते हैं. तो ज्यादा अच्छा होगा कि संडे को ही हम 1-1.25 घंटे की क्लास रख लेंगे, तो छोटे छोटे टॉपिक्स आपके 11th के रिवाइज.
ना, ताकि आप ऐसा नहीं बोल पाओ कि हमें 11th नहीं आता। तो वो मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे, आपको हमेशा नीट में उससे फायदा होगा, है ना। नीट के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैंने एक बार ऑस्लेशंस के बारे में बोला, तो ऐसे कार्नोट साइकिल हो गया, ऐसे जो रेयर टॉपिक्स होते हैं वो बस डिस्कस होते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं होता, बस रेयर टॉपिक्स तो हम उससे करते रहेंगे, है ना। पूरा चैप्टर तो जब आपका डिटेल में तब होगा जब आपका 12th खत्म होगा। एक बार 12th का सिलेबस जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट पे आ गया, उसके बाद फिर 11th हम डिटेल में रिवाइज कर पाएंगे। अभी तो छोटे छोटे चैप्टर्स करते चलते हैं, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन इस पर पढ़ता नहीं। तो ये जिस हमने बात की है कि बायो-सेवर्ट लॉ को यूज करके डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड, है ना, डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालें। तो बायो-सेवर्ट लॉ को यूज करके कुछ फॉर्मूले हम जानते हैं जिसको कि हम यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली आपके न्यूमेरिकल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ऐसा, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है करंट सिस्टम की अगर हम बात करें, पहला फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ड्यू टू फाइनाइट करंट वायर, फाइनाइट करंट वायर। आपको निकालना होता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट करंट वायर। हाँ, तो फाइनाइट करंट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो सिंपल से ऐसा है कि आपने यहाँ पे कोई फाइनाइट करंट वायर ले लिया, इसमें आई करंट फ्लो होगी, मुझे ये निकालना है कि इससे किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, आप जानेंगे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। फाइनाइट करंट वायर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, ऑब्वियस बात है किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ऐसे ओपन में तो करंट फ्लो होगी, लेकिन आपका कंसर्न सिर्फ यही था तो इसी तरह सिस्टम है। तो परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो डायरेक्शन तो एकदम आसान है, अगर ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनटू द प्लेन है, जस्ट आई ये है, ओपन फॉर्म का परपेंडिकुलर होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी डायरेक्शन इनटू द प्लेन। अब होगी कितनी, उसके लिए बायो-सेवर्ट लॉ से हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेट मत करो, जस्ट फॉर्मूला मेमोराइज करो। फाइनाइट करंट वायर है, इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, एलिमेंट का निकाल के इंटीग्रेट करके आए, तो दोनों एज को आप ज्वाइन कर दो और ये एंगल डिफाइन कर दो। एक एंगल जो है वो अल्फा है और ये वाला एंगल कितना है आपका बीटा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इनटू साइन अल्फा प्लस साइन, ये फॉर्मूला है कि भाई एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके ये फॉर्मूला, इसको मेमोराइज करना। हमेशा न्यूमेरिकल्स में ये सीधा फॉर्मूला यूज होगा कि किसी भी फाइनाइट वायर से किसी आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपकी हो। अब एक चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो कि मैं यहाँ पे बताना मिस कर गया, कि जैसे आपने ये निकाला कि कोई भी करंट वायर था, उस करंट वायर की इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं। इस करंट वायर के अलोंग अगर कोई पॉइंट P1 या इसके पीछे कहीं पे कोई पॉइंट P2, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो, है ना भाई, अलोंग द वायर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जैसे आपकी जीरो, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा कि जो डीबी की वैल्यू होती है वो यही तो होती है, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं वायर करंट के अलोंग ही वो पॉइंट ले लूं, तो एट P1 की अगर हम बात करें तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर थीटा जीरो हो गया तो पूरा टर्म जीरो हो गया ना, मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो। या अगर हम नीचे ले लें तो एट P2 की अगर हम बात करें तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। आइडियल पोजीशन है, आइडियल ऊपर की तरफ है, पोजीशन वेक्टर नीचे आ जाएगा, तो दोनों एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा 180 हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो अगर ना वायर के अलोंग अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें कहीं भी, उस पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो, हमेशा किसी परपेंडिकुलर पॉइंट पे हो, है ना, इसके प्लेन में कहीं पे अगर हम देखें तो वहां पे क्या होगा, जैसे कि आपको मैग्नेटिक फील्ड हो, और वो मैग्नेटिक फील्ड हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर दोनों एच अल्फा एंड बीटा एंगल बनाना है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वही होगा। अब इस बात है कि इसमें ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग भी हो सकता है, अगर ये वायर यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाए, तो आपको पता है इनफाइनाइट वायर में हम अल्फा एंड बीटा दोनों कितना ले लेंगे, पाई बाय 2। जैसे इसको पाई बाय 2 लगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई कितना हो जाएगा, जैसे कि आपका 2 पाई आर। अगर इनफाइनाइट वायर है तो अल्फा एंड बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, पाई बाय 2 हो जाएंगे।
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, है ना। अगर सेमी इनफाइनाइट है, इफ दिस वायर इज सेमी इनफाइनाइट, और आपको एंड पे निकालना है, एट एंड, सेमी इनफाइनाइट के एंड किसी एक पॉइंट पे निकालना है, तो एक एंगल तो आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना, और दूसरा एंगल बीटा आप जीरो ले लो। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेमी इनफाइनाइट के एंड पे, वो मैग्नेटिक फील्ड आपका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। तो ये जस्ट हम दो केस है कि मेन फॉर्मूला तो ये हो गया, इससे से हम इनफाइनाइट का भी निकाल सकते हैं, इससे का हम किससे निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका सेमी इनफाइनाइट, जस्ट राइट। पहला फॉर्मूला हम ये डिस्कस है ना, आपके मॉडल में इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, एक बार देख लेना। वैसे डेरिवेशन आपका कहीं आता नहीं, जो डेरिवेशन एग्जाम में आते हैं मैं जरूर क्लास में करूंगा। तो ये सेमी इनफाइनाइट कहना निकाल दिया, लेकिन सेमी इनफाइनाइट के एंड पे आपने ये बोला है, एंड से पहले या बाद में नहीं होगा। आपने जो बोला है ना, ये फॉर्मूला जो लिखा है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाँ? कोई भी सेमी इनफाइनाइट वायर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इनफाइनाइट तक कैसे जा रहा है। तो आपने निकाला कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगी, करंट आई फ्लो हो रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, 4 पाई आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन क्या होता है ना, कई बार इससे पहले कहीं पे पूछते हैं यहाँ पे कितना, तो फिर वो एंगल जीरो नहीं होगा ना बीटा, बल्कि यहाँ पे कुछ बीटा एंगल हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन आ रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इनटू, एक एंगल तो 90 हो गया, है ना, और एक एंगल जो हो गया वो बीटा, 1 प्लस साइन बीटा, है ना। तो एंड से पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एंड पे इतनी होती है, एंड के बाद में सेम अगर हम यहाँ पे ले लें कोई पॉइंट, है ना, और अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस सारे केस में आ रहा है, और ये वाला एंगल भी बीटा ही है, ये वाला एंगल भी अगर हम डिफाइन करें तो ये कितना है, जैसे आपका बीटा, तो बस इस प्लस की जगह माइनस साइन, एंड से पहले तो प्लस होगा, एंड के बाद में साइन कितना हो जाएगा, जैसे कि आपका माइनस, कोई बात है, साइन माइनस बीटा, साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, यहाँ पे जो आएगा आंसर आपका, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इनटू 1 माइनस साइन, है ना। तो फाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट पर डिपेंड करता है, एंड पे इतना, एंड से पहले इतना, एंड से बाद में, तो एक सारे फॉर्मूले जो होते हैं काफी यूजफुल है। डायरेक्शन हर जगह पे इनटू द प्लेन, अगर हम इस साइड पे देखें तो इनटू द प्लेन, उस तरफ अगर चले जाए वही फील्ड क्या होगी, घूम के वापस आए, क्योंकि हम इसे क्लोज लूप बनाते हैं, वहां पे क्या होगा, सर आपका आउटवर्ड टू द, ये पहला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, है ना। दिव्यांश, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जगह पे तरह हम आर्क नहीं बनाएंगे, इसमें नहीं बनाते हैं। इनका कहना सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते थे कि इस सब चीजों को आर्क में कन्वर्ट कर लेते थे, इसमें नहीं करते, है ना। इसमें एज इट इज इसी को यूज करना है ना, वो क्लैरिफाई करने देते, इसमें इस तरह से हम आर्क नहीं बनाते। आर्क के लिए अलग फॉर्मूला, यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला जो है उसमें भी अलग होता था, लेकिन दोनों फॉर्मूला सिमिलर थी। अगर मैं सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे देखूं, मैं लिख सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, है ना, कि भाई व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट पैरेलल में निकाल लिया, सर्कुलर आर्क की वजह से कितना, कोई भी अगर सर्कुलर आर्क है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो सर्कुलर आर्क का मतलब जैसे हो गया इस तरह से कोई आर्क है, यस, है ना, इसमें करंट फ्लो हो रही, सर्कुलर आर्क है, इसमें कितनी करंट फ्लो रही हो सकती है आपकी आई, और इसको आप ऐसे ज्वाइन कर लो, है ना, ये आर्क किस तरह से करंट क्या हो रही है इसकी आपकी फ्लो हो रही है, और ये एंगल आपका सपोज थीटा है,
है ना। तो यहाँ या इस एंगल को अल्फा लें, सो दैट थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो आर्क का करंट आई है, इसमें आर्क की रेडियस आर है और एंगल ये थीटा। तो मुझे निकालना है आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो बहुत आसान है, अभी आपने बोला है कि अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर आर्क के अलाउंग हम करंट ले लें तो थंब मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इनटू द प्लेन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसी केस में करंट उल्टी फ्लो हो रही थी ऐसे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आउटवर्ड ऑफ द प्लेन। और ध्यान रखना कि दोनों को चेंज कर सकते हैं, दिस करंट देन कर्व फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। अगर कर्व फिंगर को हम करंट लेंगे तो तब मैग्नेटिक फील्ड है ना। हम क्या करेंगे, आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द। अब कितनी होगी, थोड़ा सा मैं डेरिवेशन कर लेता हूँ भाई। इसकी वजह से अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बायोट-सावर्त लॉ से मैं कैसे निकालूंगा। तो देखो एकदम आसान है, जब आप इसको बायोट-सावर्त लॉ से निकालोगे तो यहाँ पे एक एलिमेंट ले लो, डीएल बिट। डीएल बिट के एलिमेंट जो होता है वो आइडियल के अलोंग होता है, तो ये आइडियल वेक्टर हो गया। अब एकदम ध्यान से देखना, मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि करंट के अलोंग ही आइडियल वेक्टर हो जाएगा, और बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। और ये पोजीशन वेक्टर और आइडियल के बीच का एंगल होगा, आइडियल और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया इस केस में, 90। और अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है बी, इसकी वैल्यू ये होती है इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई आर। तो देखो इस केस में थीटा जो होता है ना वो आइडियल और आर के बीच का एंगल होता है, वो तो आप 90 पुट कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और जो टर्म कांस्टेंट है सारे निकाल लो, ये कैपिटल तो कांस्टेंट ही है ना सभी एलिमेंट के लिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये सारे बाहर, म्यू नॉट पाई आर बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, यहाँ से 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाहर, तो ये कैपिटल आर हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज इंटीग्रेट होगी जस्ट डीएल तो इंटीग्रेट होगी, ये थीटा तो 90 हो गया तो sin 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो इंटीग्रेट होगा वो सिर्फ डीएल है ना, और डीएल जब इंटीग्रेट होगा तो ऐसे सारे डीएल ऐड होंगे, तो आर्क लेंथ ही तो हो जाएगा। तो आर्क लेंथ हम जानते हैं, कभी भी अगर आपको आर्क लेंथ निकालनी है तो आर्क लेंथ की वैल्यू होती है रेडियस इंटू एंगल। इस रेडियस को इस टोटल एंगल से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला आ गया, यहाँ से आ गया म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर, है ना। आर्क लेंथ हमने ये आर थीटा यहाँ पुट कर दिया, है ना, इंटीग्रेट करके टोटल आर्क की लेंथ हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला आ गया। कोई भी अगर आर्क है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कितनी आपकी म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई। लेकिन यहाँ पे जो थीटा होगा ना ये आप रेडियस में पुट करोगे, थीटा किसमें पुट करोगे, जैसे कि आपके रेडियस। तो जो सर्कुलर आर्क की वजह से अपन कहते हैं, तो ये फॉर्मूला आपके उससे सिमिलर नहीं, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते, दोनों को हम कैसे लेके चलेंगे एज अ सेपरेट फॉर्म। जस्ट आपने निकाला थीटा, इसमें पुट करेंगे रेडियस। तो अगर आपको पार्ट का पता है तो आप सर्किल का निकाल सकते हैं। कहीं भी अगर आपसे पूछा जाए कि इस तरह से आपका कोई सेमी सर्किल है ना, इस सेमी सर्किल में ऐसे करंट फ्लो हो रही है ना, तो सेमी सर्किल का टोटल एंगल जो होगा पाई रेडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बाहर की तरफ, करंट ऐसा है तो बाहर की तरफ आ जाएगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में थीटा की जगह पे आप पाई पुट कर दो, तो यहाँ से म्यू नॉट आई बाई। अगर एक कंप्लीट सर्किल हो गया, पूरी चीज क्या हो गया, जैसे आपकी इस तरह से एक कंप्लीट सर्किल होगी, है ना, इस तरह से आपको, और आई करंट फ्लो हो रही है, तो अगर सेंटर में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनटू द प्लेन, और ये भी हम निकाल सकते हैं। ये आपको आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई, इस केस में जो थीटा आप पुट करोगे 2 पाई पुट करोगे, इस केस में थीटा पाई पुट करोगे, यहाँ से म्यू नॉट आई बाई 2 हुआ। तो किसी भी पार्ट का हम निकाल सकते हैं, क्वार्टर सर्किल, सेमी सर्किल, फुल सर्किल। तो जस्ट आपने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि किसी भी आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, और वो फॉर्मूला जो है वो ये आपको मेमोराइज करना है। किसी भी आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो आपका ये म्यू नॉट आई थीटा बाई 4। तो अभी आपको दो ही फॉर्मूला पे फोकस करना है, फाइनाइट वायर और दूसरा
सर्कुलर आर्क, राइट? तो लिख लो। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन। तो इसी के क्वेश्चंस करने हैं, फाइनाइट स्क्वायर और सर्कुलर आर्क ना। बाकी और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टिंग में इसी दो फॉर्मूले को। ये हमने कर लिया इस तरह से, तो ये इस तरह से हमने इसको क्या किया, डिफाइन। तो ये जस्ट हमने इसमें डिफाइन। तो इसके बाद हम आते हैं, ये करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। हर न्यूमेरिकल का एक पर्पस होगा अपने। जैसे एग्जांपल 1 अगर हम ले लें, तो एग्जांपल 1 जस्ट ऐसा हो जाएगा आपका। ये आपका कोई करंट का स्ट्रक्चर, हाँ, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द करंट, और इसमें ऐसे क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है। ये पोर्शन कर्व है, ये पोर्शन स्ट्रेट, और जो स्ट्रेट पोर्शन है वो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और ये रेडियस आर है। करंट इसमें आई फ्लो हो रही है ना। ये सेंटर सी, एंड फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। इस सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी आपको ये बताना है ना, ठीक से कैलकुलेट करना। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इसमें आर्क एंड स्ट्रेट वायर दोनों। अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हो आंसर तो मुझे बता दो। तो टाइप करना तो इतना आंसर, बड़ा आंसर मुश्किल है, तो बड़ा ही आंसर आते हैं इसमें। और आंसर जब भी देते हैं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आर बाहर ले लेते हैं।
बेटा आंसर में कहीं पे रूट नहीं आ रहा है, कहीं भी आंसर में रूट नहीं आ रहा है, रूट के टर्म्स में कोई आंसर नहीं आ रहा, वो ध्यान देना आपको कैसे रूट नहीं आ रहा, पता नहीं, मुझे भी चेक करना पड़ेगा आंसर क्या, आंसर में कहीं पे रूट नहीं आ रहा। इसका पर्पज है इस क्वेश्चन को देने का, आंसर जो भी आप भेज रहे हो उसमें रूट आ रहा है लेकिन आंसर में रूट नहीं आ रहा, जो भी आंसर मेरे पास आए हैं। 3 आंसर आए हैं, तीनों में रूट है, एक में रूट नहीं है लेकिन वो इतना आसान नहीं है ना, तो सर्किल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2 आर, तो सर्किल तो है नहीं ना, बीच में आपने बैंड भी तो कर दिया, सर्किल तो ऐसा होता है, पूरा सर्किल होगा तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर, सेमी सर्किल होगा तो ये होगा, हाँ? ये तो बीच में इस तरह से फ्लैट भी है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वैसे ना, इसमें कुछ नहीं है, आपको देखो एक आर्क है और दूसरा स्ट्रेट वायर है, तो दोनों का फॉर्मूला आपको पता होता है ना, तो जो आर्क है इसका एंगल ये तो पाई बाय 2 हो गया, ये वाला जो एंगल होगा ये 3 पाई बाय 2 है, तो इसकी वजह से इंटू द प्लेन होगी, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालूं तो आर्क की वजह से हो जाएगी म्यू नॉट आई इंटू 3 पाई बाय 2 बाई 4 पाई आर, इसमें कोई डाउट नहीं है, म्यू नॉट आई 3 बाई 4 पाई आर होता है, थीटा की जगह पे 3 पाई बाय 2 हो गया। अब ये जो फ्लैट वायर है, तो फ्लैट वायर के लिए दो चीजें ध्यान रखना है, ये एंगल तो 90 है, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला एंगल तो आपने 45 से ही लिया है, दोनों एंगल 45 45 होंगे, लेकिन ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना, फॉर्मूला में तो आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस फॉर्मूले में रेडियस होती है, नहीं जो स्टेट वाला फॉर्मूला है उसमें वो डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे जो होगी वो आर cos 45 डिग्री प्लस, प्लस इसलिए क्योंकि इसकी वजह से भी इंटू द प्लेन है और इसकी वजह से भी इंटू द प्लेन, दोनों की वजह से इंटू द प्लेन तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, आर नहीं आर बाई रूट, आर cos 45 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ट्वाइस ऑफ साइन है ना, आर cos 45 भी है ना, तो cos 45 और sin 45 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इसलिए आपके आंसर में वो नहीं आया, और इससे आपको पता है रूट नहीं आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई अगर कॉमन आ जाए, ऐसा लेते हैं हमेशा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आ, तो जैसे हम यहाँ पे इसको म्यू नॉट आई बाई 4 पाई अगर कॉमन ले लें, यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 3 पाई बाई 2 है ना, तो भाई यहाँ पे क्या रहेगा कि आपका 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे आपका एक 2 बच गया, ये आंसर आ गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, मैग्नीट्यूड दिया जाएगा और डायरेक्शन इनटू द प्लेन, क्रॉस लगा दो, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी वजह से भी इनटू द प्लेन होगी, इसकी वजह से भी इनटू द प्लेन, नेट डायरेक्शन इनटू द प्लेन, ठीक है, ध्यान रखना ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी, रेडियस नहीं होगी, उसकी वजह से आपका रूट आंसर है, ये जस्ट हमने इसमें डिफाइन, तो ये एग्जांपल नंबर 1, ऐसे हम एग्जांपल 2 पे आते हैं, एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं जल्दी आपको एकदम आसान से एग्जांपल, देखो एग्जांपल 2 में ऐसा है, ये कोई स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट से करंट आ रही है और इसको आप टर्न कर दो और ऐसे चलिए, एक लॉन्ग वायर आया, यहाँ पे इसने एक सेम
क्वार्टर सर्किल बनाया और वापस इनफाइनाइट पे चला, और ये इसका सेंटर, रेडियस आर, करंट आई है, देन फाइंड आउट फील्ड एट द सेंटर। इस सेंटर में फील्ड की वैल्यू कैलकुलेटर में कितना है? हाँ, वंशिका मैंने बताया था, ठीक। अच्छा, इसकी बात कर रहे हो, ठीक है, बताता हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है इसमें भाई, एक आपका आर था, एक पूरा तो 3 पाई बाई 2 है, तो मे नॉट आई इंटू थीटा हो गया, थीटा 3 पाई बाई 2 हो गया, बाई 4 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। इसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ऑल है तो आर cos 45 हो जाएगा, मे नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दोनों एंगल 45 है, 2 साइन 45 आ गया, यहाँ से दोनों तो कैंसिल ही हो गए, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, और मे नॉट आई बाई 4 पाई अपने कॉमन ले लिया, तो 3 पाई बाई 2 आ गया प्लस 2, डायरेक्शन। हाँ, सही आंसर है इसका, आप सही आंसर, जिसने भी आंसर भेजा वो सही है। है ना? वंशिका त्यागी, आप क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ, ये सब 3 पाई वगैरह जो बाई 2 है, वो सारे कांस्टेंट टर्म्स है ना, कांस्टेंट टर्म। इसमें ही फील्ड एट द सेंटर बताना, दोनों वायर इनफाइनाइट से आके कहाँ जा रहे हैं, इनफाइनाइट से। हाँ, सही है, कृतिका देवांश, आपका आंसर सही है। इसमें 2 + 3 पाई बाई 2 है, आपका इसका आंसर 1 + 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, है ना, इसके आंसर में 1 + 3 पाई बाई 2 है ना, सही बोल रहे हो, इसमें 1 + 3 पाई बाई 2 है। हाँ, 1 + 3 पाई बाई 2 करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आपका आंसर सही आया था। मुझे कहा आपका मैं आंसर समझ नहीं पाया, लेकिन सही था आपका आंसर, सही आंसर, कांस्टेंट टर्म्स, ठीक बोल रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म्स के अलावा ही आ जाएगा, ठीक है ना। फाइंड आउट द फील्ड एट द सेंटर, एकदम सिंपल सा, हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे इसे। भाई इसमें कई चीजें हैं ना, एक तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट पावर वायर के एंड पे निकालना, वो फॉर्मूला तो आपको पता है, एंड पे मे नॉट आई बाई 4 पाई आर है ना, आर रेडियस है, फिर एक से सर्किल हो गया 3/4, 3/4 सर्किल का भी आपने पढ़ा, ये एंगल 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली आपका मे नॉट आई इंटू 3 पाई बाई 4 पाई
है ना, प्लस ये सेमी इनफाइनाइट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि इसके अलोंग वो पॉइंट, जब भी किसी वायर के अलोंग पॉइंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो प्लस। तो जो कांस्टेंट टर्म्स हम वहां निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1 आ गया प्लस थीटा, और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जाना, अगर करंट ऐसा है यहाँ निकालना तो बाहर, इसकी वजह से ही बाहर और इसकी वजह से बाहर। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड अप, उस क्वेश्चन में इनटू द प्लेन, इसमें जो होगी मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से क्या होगी, बाहर। तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो बाहर की तरफ, करंट ऐसे जा रहा है तो बाहर, दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर एक अंदर एक बाहर होता तो माइनस, बड़े में से छोटे को माइनस कर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा, इस तरह से अप्रोच रखना। ऐसे एग्जांपल 3 पे लेता हूं, एग्जांपल 3 आपका ऐसा है, yes, ये कोई वो पॉइंट है और यहाँ पे कोई वायर है, अप टू इनफाइनाइट, है ना। एक वायर में ऐसे करंट फ्लो हुई, आई, इस तरह से करंट फ्लो हुई, है ना, और ये चीज यहाँ एंड नहीं हो रहा है, ये चीज इनफाइनाइट तक जाते जा रहा है, इनफाइनाइट तक ये क्या है, जैसे कि आपका कंटिन्यू है और यहाँ पे कोई वो पॉइंट, और ये डिस्टेंस आपको दी है, ये डिस्टेंस, है ना, ये सारे दी है, एंड दिस एंगल इज थीटा रेडियन। तो आपको बताना मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कितना हो, फाइंड आउट फील्ड एट ओ, 2 पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू कितनी है। ऐसा लग रहा है एयरटेल का सिग्नल है, वाईफाई का सिग्नल, वाईफाई का सिग्नल है। एक नहीं है ना, बहुत सारे सर्कुलर, तो सारे सर्कुलर आर्क से प्लस या माइनस होगा ना। दिव्यांश ये आंसर तो नहीं है, ठीक से करो थोड़ा सा, एक आर्क की वजह से अगर अंदर की तरफ है, दूसरे आर्क की तरफ से बाहर पड़ जाएगा ना। सर इसमें जीपी बन जाएगी ना? जीपी तो नहीं बन रही यार, जीपी नहीं बन रही, सारे डिस्टेंस ए है,
हाँ, आप सही आंसर आया है, किसी का तो आंसर सही है। हाँ, दिव्यांश आपका आंसर सही है। सही। नहीं बेटा, प्रणब कुमार झा ऐसे नहीं बोल सकते ना, 180 डिग्री बनाए। बहुत सारे हैं ना ये, इससे तो 180 नहीं हो पाएगा। ना, ये आंसर सही नहीं है अभी। दिव्यांश का आंसर सही है। सारा डिस्टेंस ये है, मैंने बाद में लिखा नहीं है, सारा डिस्टेंस ये है ना। ये तो नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा। फिर मैं बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे हम इसे, है ना। जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, एकदम सिंपल सी अप्रोच है इसकी, है ना। कि जैसे आप इसको, एक और भी आंसर आया, लेट मी चेक, कुछ आंसर आया तो नो नो। हाँ, ये सही होता है गार्गी। ब्रैकेट के अंदर ये आएगा, अब इसको क्या लिखेंगे, ये वैसे आप जानते हो, आपने बिल्कुल सही बोला, ब्रैकेट के अंदर ये आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे मैं बता चुका हूँ। कई क्वेश्चन वो चीज आ चुकी है ना, एग्जाम में भी आती है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ निकालोगे आप, तो सबसे पहले तो सिंपल हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो, ये जो स्ट्रेट वाली चीज है, इस सारे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके तो अलोंग वो पॉइंट है ना, तो जो भी होगा इस आर्क की वजह से, है ना। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहाँ पे निकालूं ऐसे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पहले आर्क की वजह से हम लिखेंगे म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई ई, और ये जो डिस्टेंस होगी वो इनटू द प्लेन होगी मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से तो होगा नहीं, अब इसकी वजह से लिखते हैं। अब क्योंकि इसकी वजह से इनटू द प्लेन, लेकिन इसकी वजह से बाहर है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई इंटू 2 यार, क्योंकि अब डिस्टेंस 2 हो जाएगी ना। अगला अगेन फिर से इंटू द प्लेन हो जाएगा, म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई इंटू 3 यार, है ना। अगला अगेन माइनस हो जाएगा, म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा ना, ए 2a 3a 4a एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक, कहीं रुक नहीं करेंगे इनफाइनाइट तक। तो जो कॉमन टर्म्स है उसको कॉमन निकाल लो, इसमें जो कॉमन टर्म्स है उसको आप कॉमन निकाल लो कि उस पॉइंट पे वेरिएबल क्या होगी। तो कॉमन टर्म यहाँ पे आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, पहला टर्म तो 1 आ गया, दूसरा टर्म यहाँ पे हाफ बच गया, तीसरा 1/3 आ गया, माइनस 1/4 अप टू इनफाइनाइट। तो अब ये कोई एपी है जीपी थोड़ी है, लेकिन किसको एक्सपैंड करके आता है आप जानते हो, किस चीज को एक्सपैंड करके ऐसे आता है, आपको क्लियर आ रहा है मेरा पिक्चर। हाँ, अभी वाईफाई में करता हूँ ये आपका। हाँ, किस चीज को रिप्लेस करेंगे तो ये चीज आएगी, इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। ln 1 प्लस एक्स है, तो इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस हो जाएगी एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 अप टू इनफाइनाइट। ये मैथ्स वाले फॉर्मूला पढ़ते हैं, लेकिन आपको भी जानना होगा, कुछ कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें कि लॉग यूज होता है। तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स टू होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स 4 बाई 4 इनफाइनाइट तक।
तो आप देखो अगर जैसे ln 1 प्लस एक्स अगर ये होता है तो अगर मैं यहाँ पे ln ऑफ 1 प्लस 1 लिखूं तो ये चीज log 2 हो जाएगी ना, 1 प्लस 1 लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा ना, तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा, प्लस 1/3 आ जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा अपने इनफाइनाइट। मतलब ln 2 को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम ln 2 लिख सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर ये है। फाइनल आंसर आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इनटू ln, है ना। ऐसे क्वेश्चंस पोटेंशियल में भी किए थे, वोल्टेज जब निकाल रहे थे तो उसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन किया। ठीक है, इसके उस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, इसमें log 2 आ गया, log 2 को ही हम क्या लिखते हैं ln। ये फॉर्मूला भी याद रखो, कहीं पे भी एज अ स्पेशल रूल रखो, है ना, कि भाई ln 2 को एक्सटेंड, क्योंकि मैथ्स वाले तो इस चीज को पढ़ते हैं, आप तो उतना पढ़ोगे नहीं इसे, फिर भी फिजिक्स में बार बार उसको आप एज ए स्पेशल फॉर्मूला के लिए ध्यान रखना। कई बार ln 2 की टर्म्स में चीजें आ जाती है अगर वो एपीजीपी नहीं है ना, कि अगर वो एपीजीपी नहीं है तो क्या आ जाएगा, जैसे कि वही जो उन्होंने बोला है ना ब्रैकेट के अंदर ये आएगा गार्गी ने, वो एक्चुअली ln 2 हो जाएगा, है ना, तो वो चीज किसके इक्वल हो जाएगी ln, है ना। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर। ऐसे एक और कंसेप्ट है, उसको मैं कंसेप्ट ही बोलता हूँ एक्चुअली, है ना, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होगा यूज, है ना, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज, है ना। तो आप ध्यान रखना कि एज एग्जांपल अगर हम देखें तो ये कोई सर्किल है वायर का, और यहां से इनफाइनाइट से कोई करंट आ रही आई, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना, दो पार्ट में क्या हो गई डिवाइड हो गई, और यहां से फिर से मर्ज होकर वापस आपको इनफाइनाइट है। अब ना आई करंट आई, इधर डिवाइड हुई इधर डिवाइड हुई, फिर से मर्ज होकर फिर से आई करंट वापस, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। तो आपको बताना कि इसके सेंटर पे नेट फील्ड कितनी, फाइंड आउट फील्ड एट द सेंटर, इसके सेंटर पे फील्ड की वैल्यू कितनी है, या फाइंड आउट द फील्ड एट द सेंटर। पहले किसी ने किया भी होगा, हाँ यहाँ सही बात बता रहे हो आप, इसमें पहले भी मैंने करवाता हूँ कई बार। हाँ सही बात, सही बात। करंट आया डिवाइड हुआ फिर वापस चला गया आई बन के, तो इसके सेंटर पे नेट फील्ड कितनी है। ये तो आंसर नहीं आ रहा बेटा। हाँ सही बात, आप लोगों को याद है, सही बात। ठीक बोल रहे हैं, इसके कई लोगों को ये क्वेश्चन याद है। इसके सेंटर में जो नेट फील्ड होगी वो हमेशा जीरो होगी, ये नेट फील्ड कितनी हो जाएगी जीरो, है ना, नेट फील्ड इसमें होगी नहीं, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो होगी मैं ध्यान रखना है इसमें, इसलिए जीरो होगी क्योंकि ध्यान रखो वो सर्किल वाला केस ही नहीं है, सर्किल में तो एक ही डायरेक्शन में करंट होती है ना, तो मे नॉट आई बाई 2r होता है। इसमें क्या है, इस पोर्शन में जहां पे एंगल 3π/2 है, करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, उसके वजह से तो कहीं होगी, इस पोर्शन में तो उल्टी है ना, तो इसके वजह से बाहर होगी।
नेट फील्ड जब हम निकालेंगे तो माइनस करके निकालेंगे, और वो माइनस करके निकालेंगे तो जीरो आएगी। कैसे जीरो आएगी? अब ध्यान रखना कि भाई जब आई करंट इस तरह से जाएगी तो पैरेलल में करंट डिवाइड होती है ना। अगर इस 1/4 पोर्शन का रेजिस्टेंस आर लेता हूँ तो ये रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी कितने लेंथ के अगर रेजिस्टेंस आर है, कितने लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3R। और पैरेलल में करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिवाइड, मतलब अगर मैं यहाँ पे करंट I/4 ले रहा हूँ, यहाँ पे करंट 3I/4, जहाँ पे कम रेजिस्टेंस है वहां पे करंट ज्यादा, और जहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस वहां पे करंट है ना, 3:1 में डिवाइड हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 1:3 है तो 3:1 में करंट। अब सही है कि करंट मैंने पहले डिवाइड कर दिया, यहाँ I/4 चली गई, यहाँ पे 3I/4। अब इस I की वजह से यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0। इस I की वजह से भी 0, क्योंकि इसके तो अलाउंड है। किसकी वजह से होगी? इसकी वजह से हो जाएगी μ0 I/4 इंटू थीटा। थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा? 3π/2 बाई 4π। फॉर्मूला होता है ना, ये क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, माइनस μ0 इंटू, अब करंट हो जाएगा 3I/4 इंटू थीटा π/2। करंट 3I/4 हो गई, थीटा कितना हो गया? π/2 हो गया, बाई 4π। और देखो ये दोनों टर्म सेम ही था, जहाँ पे करंट I/4 है एंगल 3π/2 है, और जहाँ पे करंट 3I/4 है एंगल π/2। दोनों टर्म क्या सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेट फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? जी। जब भी इस तरह से करंट डिवाइड होगी ना, तो हमेशा सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ये एंगल कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आता है ना, कि जब भी करंट का डिवीजन का केस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी सकती है आपकी? जी। ना कि अगर आपका ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता कि है ना, ये सर्किल है और यहाँ से कोई करंट बह रहा है, डिवाइड हो गया और यहाँ से बाहर निकल गया, है ना, और ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा? 2π माइनस थीटा। तो एंगल कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा ही कैंसिल कर। इस केस में भी सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और सर्किल ही जरूरी नहीं है, हर सिमेट्रिकल फिगर में 0 ही हो। हर सिमेट्रिकल फिगर का मतलब हो जाएगा, मान लो ट्रायंगल भी होता है ना, और यहाँ से कोई करंट ऐसे आ रही होती और दो पार्ट में डिवाइड होती, और यहाँ से फिर वापस निकल जाती। तो अगर आपसे पूछते कि इसके सेंट्रॉइड में कितनी फील्ड होती, तो सेंट्रॉइड में फील्ड 0। कोई भी सिमेट्रिकल फिगर है, अगर उसमें ऐसे करंट डिवाइड हो रही है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में हमेशा क्या होता है? 0। जैसे इस केस में आपने प्रूफ किया 0 है, इसमें भी 0 होगा, इसमें भी 0 होगा। कोई जरूरी नहीं कि बॉडी प्लेन में ही, 3D में भी 0 होता है। तो मान लो यहाँ पे मैं क्यूब भी ले लूँ ऐसा, इस तरह से मैं यहाँ पे कोई क्यूब भी ऐसा ले लूँ, ऐसा, है ना, और यहाँ से अगर कोई करंट आ रही है और कई पार्ट में डिवाइड हो गई है ना, बार बार डिवाइड वगैरह होके इस तरह से वापस निकल गई। यस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसके सेंटर में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके में भी क्या हो जाएगी? 0। तो जब भी इस तरह से करंट का डिवीजन का केस होगा और पॉइंट अगर सेंटर पे है, तो हर केस में सेंटर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। नो नीड टू प्रूफ, है ना, किसी प्रूफ की जरूरत ही नहीं। तो सारे केस में आंसर जो होता है वो 0। तो कई बार स्टूडेंट्स को याद ही रहना, क्योंकि वहां पे निकालना तो बड़ा मुश्किल है ना। अगर यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस का आएगा तो निकालना बहुत टफ है, तो निकाल ही नहीं पाएंगे, बहुत टफ है मैग्नेटिक फील्ड इसको निकालना। लेकिन आपको पता है कि सेंटर में सारे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल, और नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। है ना। तो जब भी करंट डिवीजन का केस हो, इस सारे में एक ही कॉमन फैक्टर है, करंट डिवीजन, करंट डिवाइड हो गया। करंट डिवीजन हो तो सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसको कि हम इस तरह से जानते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड 0। हाँ, अलोंग ही 0 होगा, इन दोनों पॉइंट के अलोंग। सही बात, सही बात है ना। ये हमने कर लिया। तो सारे केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो जस्ट आई विल गिव द वन फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें कि सारे कंसेप्ट क्या होंगे, यूज होंगे। उसको आप थोड़ा सा ट्राई करो। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है ना, इसमें सारी चीजें यूज हो जाएंगी। आप इसको मैं शेयर करता हूँ आपसे, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है ना। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अरे खाना नहीं बनाना। ध्यान रखना, हेक्सागोन नहीं बेटा, पॉलीगॉन है, ऑफ एन साइड्स। देखने में हेक्सागोन बनाया हुआ उन्होंने, इन एन साइड का पॉलीगॉन है। एन कुछ भी हो सकता है, 8, 9, 10, 12, कुछ भी है। सही तो बता रहे हो आप, सही आंसर आपका। हाँ, वंशिका सही आंसर है। आपका आंसर सही है।
दो आंसर हैं, दोनों सही हैं। कृतिका सही है आपका आंसर। दिव्यांश, वंशिका एंड कृतिका तीनों का आंसर सही है। गार्गी सही है। हम्म, सही आंसर। अच्छा क्वेश्चन आपने कर लिया से, है ना। ये क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें, है ना। सही है आपने। हाँ, जस्ट कुछ नहीं करना है आपको। आपको फाइनाइट का फॉर्मूला पता है? तो ये एंगल कोई थीटा ले लो आप, और स्क्वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। अब अगेन आर वही है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ए रेडियस है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगी ए कॉस थीटा, हो जाएगी ना। ओके, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी तो कितने डिग्री की आपकी ए कॉस, बाद में थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यार। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ना, इनटू sin अल्फा प्लस sin बीटा, ट्वाइस ऑफ sin थीटा। दोनों एंगल थीटा ही है ना। यहां से अगर हम सॉल्व करें, ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इनटू tan थीटा। आप बताइए, ये तो एक वायर की वैसे ऐसे ऐसे एन वायर्स है ना। इस पूरे को आप एन से मल्टीप्लाई करो और थीटा की वैल्यू पुट करो। थीटा आपको पता है कि 2 पाई में ही तो डिवाइड हो रहा है, तो टोटल एंगल जो है वो 2 पाई है ना, है। तो हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आपका 2 पाई बाई एन होगा, ये 2 थीटा के इक्वल होगा। एन साइड्स में तो डिवाइड हो रहा है पूरा 2 पाई एंगल, तो हाफ ही हो गया, क्योंकि एक थीटा इसका हाफ एंगल है ना। यहाँ से 2 कैंसिल, पाई बाई एन। ये जो थीटा एंगल है वो पाई बाई एन, 2 थीटा एंगल जो होगा वो 2 पाई बाई एन होगा, लेकिन एक थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई एन हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कर, तो म्यू नॉट पाई बाई, है ना, एन भी यहाँ पे आ गया, 2 पाई ए भी आ गया, और 10 पाई बाई एन। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है ना आपका बी ऑप्शन मैच सही बताया था आपने। बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखो, इस बी ऑप्शन को मैं चेक भी कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग ध्यान दो कि ये एक सर्किल बनाया था इसने से, ये सारा इस सर्किल को इंस्क्राइब करना है, और सर्किल की रेडियस कितनी है ए। तो अगर पॉलीगॉन सर्किल में कब कन्वर्ट होता है, कोई भी पॉलीगॉन कब सर्किल में कन्वर्ट होगा, अगर मैं पॉलीगॉन को सर्किल में कन्वर्ट करूं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, हाँ, है ना, हम बोलते हैं ना इनफाइनाइट होना चाहिए। पॉलीगॉन ऑफ इनफाइनाइट साइड्स इज सर्किल। भाई सर्किल भी तो पॉलीगॉन ही है, ये बोलते हैं पॉलीगॉन ऑफ इनफाइनाइट साइड इज सर्किल। जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, इसकी साइड इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये सर्किल में कन्वर्ट, पॉलीगॉन ऑफ इनफाइनाइट साइड इज सर्किल। तो जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, तो पाई बाई n टेंड्स टू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और पाई बाई n टेंड्स टू 0 का मतलब हो जाएगा दिस इज स्मॉल है। और जब भी स्मॉल एंगल होता है, कोई भी अगर एंगल स्मॉल है तो हमेशा ध्यान रखना, स्मॉल एंगल में साइन थीटा इक्वल होता है थीटा, और कॉस थीटा इक्वल होता है 1, और जो tan थीटा होता है ये भी 1 हो जाता है। स्मॉल एंगल का मतलब जीरो नहीं हुआ, जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पाई बाय n टेंड्स टू 0, बहुत छोटा एंगल हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू और थीटा के इक्वल, sin बाय, तो tan थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहां पे देखो
कि इसमें अगर मैं कंडीशन अप्लाई करूँ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट आई एन बाई 2 पाई इंटू 10 पाई बाई एन जो होगा पाई बाई एन मिलेगा, यहाँ से एन एन कैंसिल पाई पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई बाई 2 आ गया, और म्यू नॉट आई बाई 2 किसका फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, मतलब बी ऑप्शन सही है ना, उससे हम चेक भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको ऑप्शन लिख रहे होगा उसमें मैं ये कंडीशन अप्लाई करूँ तो सर्किल का फॉर्मूला है, क्योंकि आप जानते हो म्यू नॉट आई बाई 2 आर, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, ये जस्ट हमने कुछ आज मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में भी मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू, नेक्स्ट क्लास में तो संडे के टाइमिंग्स के बारे में आई विल अपडेट यू, और टॉपिक भी अपडेट कर दूंगा मैं, तो उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक पढ़ना है उस टाइम पे क्लास ज्वाइन करो, तो पैरेलल में वो भी चलता रहेगा, उससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय।